हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 24 नवंबर और 24 नवंबर 2022 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और के साथ ही इस लेक्चर का अगर आप PDF फाइल लेना चाहते हैं तो आप लोगों को स्टार आईक्यू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना होगा। यहाँ पे आज की और के साथ ही आप लोगों को बीते हुए 2 दिनों की PDF फाइल भी मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दी है, आप लोग आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, कल आपसे एक सवाल किया था, उस सवाल का सही आंसर आपने समस्थानिक दे रखा था। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन क्या रहेगा करंट अफेयर का कि भारत की ओर से किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस सवाल का सही आंसर था पूर्णिमा देवी बर्मन। ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का ठीक है। जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है यही है पूर्णिमा देवी बर्मन, who has been honored with the United Nations highest environmental award from India। आंसर है पूर्णिमा देवी बर्मन। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। एक्चुअली क्या किया है इन्होंने जो किया वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट काम है। पूर्णिमा देवी बर्मन लगभग 2 दशकों से जो है सर्व महिला ग्रुप बना के और के साथ ही ग्रेटेस्ट एडजुसेंट स्ट्रोक, जो एक आप कहिएगा शार्क कहिए या बगुला कहिए, इसके अस्तित्व को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। इसलिए इनको संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है साल 2022 में। आइए थोड़ा आप लोगों को और डिटेल से बताने की कोशिश करूं मैं तो हरगिला पक्षी के लिए अस्मिया, जिसका एक नाम है हरगिला, ये तकरीबन हम लोग इसको बगुला कह सकते हैं या सार्स कह दो, क्रॉन्च कह दो, ये पक्षी विलुप्त है। थोड़ा सा यूनिक है, इसकी गर्दन आपको देखने को मिल रही होगी, थोड़ा अलग ही है पक्षी ये। और इस पक्षी को बचाने की कोशिश के लिए ये लगभग 2 दशकों से काम कर रही है। इसीलिए इनको यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने वन्य जीव को बचाने के लिए ही अवार्ड दिया गया है, और यह अवार्ड पारिस्थितिकी तंत्र के बचाव के लिए दिया है। एंटरप्रेन्योर विजन कैटेगरी से सम्मानित इनको किया है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। मैं आपको बता देता हूँ ये लगभग 10,000 महिलाओं या इससे भी ज़्यादा महिलाओं का एक ग्रुप है जो बेसिकली इन घायल पक्षियों की सेवा करती है, इन सार्स के घोंसलों को बचाती है। के साथ जो ना हरगिला आर्मी के नाम से इन्होंने अपनी एक फ़ौज बना रखी है, यूँ समझिएगा, और जो सार्स जैसे मुखौटे बनाती है और बेचती भी है, जिससे अपनी वित्तीय स्वतंत्रता के साथ ही विलुप्त होती प्रजाति के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ सके। तो एक बहुत ही यूनिक सा काम कर रही हैं ये, जो आप लोगों को यहाँ पे मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पढ़ाया है। इनको ऑलरेडी बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं, जैसे इन बर्मन को भारत के राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा साल 2017 के नारी शक्ति पुरस्कार में भी भारतीय महिलाओं के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इनको ऑलरेडी नवाजा जा चुका है। साल 2017 में यूनाइटेड किंगडम की राजकुमारी रॉयल एनी के द्वारा इनको विटली पुरस्कार, जिसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से जानते हैं, वो भी इनको दिया जा चुका है। पूर्णिमा देवी बर्मन को कंजर्वेशन लीडरशिप प्रोग्राम CLP जिसको कहते हैं, इसके लीडरशिप अवार्ड 2015 से सम्मानित किया जा चुका है। फ्यूचर कंजर्वेटिव अवार्ड 2009 से भी सम्मानित, और संयुक्त राष्ट्र ने UNDP इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2016 भी इनको दिया जा चुका है। रॉयल बैंक के द्वारा स्कॉटलैंड RBS अर्थ हीरो अवार्ड 2016 इनको मिल चुका है। 2017 में BSNL ने भारत संचार रोल ऑफ ऑनर 2017 इनको दिया। 2016 के अंदर ही बालीपारा फाउंडेशन ग्रीन गुरु अवार्ड 2017 से जो है ना इनको सम्मानित किया जा चुका है। और इसके अलावा इनको महिला अचीवर को जो अवार्ड है ना वो भी मिल चुका है। मैं अगर यूनाइटेड नेशन की बात करता हूं तो इसके सेक्रेटरी जनरल का नाम एंटोनियो गुटेरेस है, और एक बात याद रखना, इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो त्रिंग वैली थे। इसको नोबेल पीस अवार्ड भी दिया जा चुका है। नॉमिनेशन की बात करता हूं तो अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट्स के लिए मिल चुका है। 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, बट आज इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है। इसकी स्थापना करने में यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स है, इंडिया है, यूनाइटेड किंगडम है, ब्राज़ील है, फ्रांस है, ईरान है, इन देशों के साथ या इन सहयोग से जो है ना ये यूनाइटेड नेशन सेटअप हुआ था। किस स्टार फुटबॉलर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दिया है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दिया है अभी हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का ठीक है। फुटबॉल के बेताज बादशाह कहलाने वाले स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड से जो है वो आपसी सहमति के बाद ये अलग हो गए हैं। थोड़े दिन पहले ही इन्होंने अपने ट्विटर पे ट्वीट किया था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात हो गई है, थोड़ी लड़ाई झगड़े की बात हो गई है, इसलिए कई सारे मुद्दों की इन्होंने आलोचना भी की थी। और इसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ये फैसला लिया है
रोनाल्डो पहली बार साल 2003 के अंदर जो है ना इस क्लब से जुड़े थे, तो काफ़ी चर्चा की बात थी ये। 37 साल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, इन्होंने तत्काल प्रभाव से मैनचेस्टर यूनाइटेड का पार्ट ना होने की बात कह दी है अभी। इन्होंने टीम के लिए 346 मैचों में 145 गोल किए हैं, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा चर्चा की बात रही है। अगर मैं बात करता हूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो ये मैनचेस्टर यूनाइटेड एक फ़ुटबॉल क्लब है, ग्रेटर मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफोर्ड के अंदर स्थित है ये। और इसके जो फाउंडर हैं ना, उनका नाम है लियांसर से। और एक बात याद रखना, इसका हेडक्वार्टर जो है ना वो तो मैंने आपको खैर बता ही दिया है अभी, अमेरिका के अंदर है, यूनाइटेड किंगडम में है सॉरी। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म हुआ था 5 फरवरी 1985 को इनका जन्म हुआ है। पोर्चुगल हैं ये, पोर्चुगल में इनका जन्म हुआ है और करंट टीम भी इनकी पोर्चुगल नेशनल फुटबॉल टीम के अंदर ही ये ऐड हैं। और पार्टनर इनके जो है ना जॉर्जिना है, तो ये भी याद रखना। प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित अभी हाल ही में किसे किया गया है, तो रिसेंटली जो है ना कलाम सेवा अवार्ड से सम्मानित किया है रवि कुमार सागर को। ये भैया केवल 22 साल का छोटा सा बच्चा है यूँ समझो, और ये अवार्ड इन्हें दिया गया है समाज के लिए इनकी लगातार सेवा के चलते हुए ये अवार्ड दिया है। भारत के सबसे कम उम्र के बिजनेसमैन में इनका नाम शामिल हुआ है। इनको हर साल वंदे भारत फाउंडेशन और लीड इंडिया फाउंडेशन भी दिया जाता है इस साल, ठीक है ना। इस पुरस्कार को प्रतिवर्ष वंदे भारत फाउंडेशन और लीड इंडिया फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है सबसे कम उम्र के कंपनी के सीईओ और के साथ ही जो है ना संस्थापक के चलते। कंपनी का नाम है INNO ग्रुप है। 22 साल का ये यंगेस्ट लड़का है। इसका बिजनेस क्या है, कोविड के टाइम में जो है ना उन्होंने PPP किट्स, सैनिटाइजर्स, फेस मास्क, मेडिकल स्टोर और हॉस्पिटल पे ये अवेलेबल करवाने का काम स्टार्ट किया था 50,000 रुपये के इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ। आज इनका जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ का पहुंच चुका है फ़िलहाल के लिए, और 21 साल के हैं। और इनको जो है ना इन 21 साल की उम्र, मतलब 22 साल के हैं, 21 साल तक की उम्र के में ही तो इन्होंने यूथ बिजनेस नाम की किताब ही लिख दी है, जिसमें एक्सप्लेन किया है बिज़नेस के बारे में कि 5 दिनों के अंदर इन्होंने कैसे बिज़नेस को सेटअप कर दिया था और किस तरीके से इन्होंने बिज़नेस को जो है ना आगे बढ़ाया है। और इनको अभी रिसेंटली इंडियन आइकन अवार्ड, इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड, अचीवर बुक ऑफ रिकॉर्ड, फ्यूचर क्लाम बुक ऑफ रिकॉर्ड, ये सारे बिजनेस आइकन, यूथ एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021, ये सारे अवार्ड इनको ऑलरेडी सेलेक्ट किया जा चुका है। इस बुक के चलते ही इनको काफ़ी सारे अवार्ड्स के लिए सिलेक्ट किया गया। सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास के द्वारा किया गया है, तो इस सवाल का सही आंसर रहेगा साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के अंदर ये जो है ना हुआ है, तो इम्पॉर्टेंट है एक तो बात सारंग वाला। और बुसान दक्षिण कोरिया में 10वां भारतीय फिल्म महोत्सव 18 से 20 नवंबर 2022 तक का भी रिसेंटली इसका आयोजित हुआ था। 18 नवंबर 2022 को उद्घाटन समारोह के साथ में और प्रदर्शित होने वाली पहली हिंदी फिल्म इसमें पद्मावत थी आपकी। और फिल्मों को बुसान सिनेमा सेंटर में कोरियाई सब टाइटल के साथ जो है ना वो प्रदर्शित किया गया था। अगर मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर 6 फिल्म थी जो सिलेक्टेड थी बुसान के अंदर। दीज इंक्लूडेड पद्मावत जो हिंदी थी, इसके अलावा मराठी मूवी भी थी इंडिया की तरफ से, तमिल मूवी भी थी, और तेलुगु और तमिल काफ़ी सारी, पर हिंदी में एक पद्मावत थी, तो जो याद कर सकते हो। ये फेस्टिवल जो ना ऑर्गेनाइज करता है स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर, एम्बेसी ऑफ इंडिया सियोल के अंदर जो है, और बुसान सिनेमा सेंटर इनके द्वारा जो है ना, और इंडिया सेंटर एट बुसान यूनिवर्सिटी है फॉरेन स्टडीज़ के लिए, वहाँ पे बुसान टेम्पल्स के पास कल्चरल एक्टिविटी के चलते हुए इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है, आप लोगों को शायद ये तो अच्छे से पता होगा। और साउथ कोरिया जो है ना, इसके कैपिटल सियोल के साथ इसके राष्ट्रपति का नाम है यून सुक योल। करेंसी साउथ कोरियाई वोन है। उत्तर कोरिया की करेंसी भी वोन ही है, पर उत्तर कोरियाई वोन है। इसकी कैपिटल उत्तर कोरिया की प्योंगयांग है, ठीक है। तो अगला जो सवाल हमारा आने वाला है वो ये है कि ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का थीम क्या था। ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय जो सम्मेलन होने वाला है, इसका थीम है इस बार नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाना। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ठीक है। ये 25वां 26 से 27 नवंबर 2022 को कटरा जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा। थीम इसका ये है। इस बार जो है ना ये आपके 5 श्रेणियों के अंदर इसके अंदर अवार्ड भी दिए जाएंगे। 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ई गवर्नेंस, जिसको NCEG के नाम से जान रहे हैं, और ये कटरा जम्मू कश्मीर में होने वाला है। थीम इसका आपको मैंने अभी शेयर बता ही दिया है। इसके अलावा जो आपका सिग्निफिकेंस वगैरह के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, तो पहले तो देखिएगा ये है कि नेशनल अवार्ड के अंदर एक तो सेंट्रल लेवल का अवार्ड होगा, स्टेट लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का अवार्ड होने वाला है। अकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टाइप के अवार्ड होंगे। इसमें तकरीबन 9 गोल्ड और 9 सिल्वर अवार्ड जो है ना दिए जाएंगे।
और ये 26 नवंबर को होने की वजह है, इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है ना हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो इसकी शुरुआत करेंगे, ये भी याद करना। ई गवर्नेंस होता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है, और ई गवर्नेंस इज द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको आईसीटी कहते हैं, एंड डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विसेज थ्रू इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस सिस्टम बिटवीन गवर्नमेंट टू सिटीजन G2C, जिसको गवर्नमेंट टू बिजनेस G2B, एंड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट G2G। ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, किस तरीके से गवर्नमेंट की बातें ऑनलाइन माध्यम से जनता के बीच में पहुंचाई जा सके। साहित्य के जेसीबी पुरस्कार 2022 में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है खालिद जावेद को। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। लेखक है खालिद जावेद, इनकी किताब है द पैराडाइज ऑफ फूड। ये साहित्य के लिए 5वां जेसीबी पुरस्कार जीता है। उर्दू से इंग्लिश में अनुवाद बर्न फारूकी ने इस किताब का किया है। द पैराडाइज ऑफ फूड 50 सालों की अवधि में एक मध्यवर्गीय संयुक्त मुस्लिम परिवार की कहानी है। यहाँ कथावाचक अपने घर से बाहर की दुनिया के लिए जगह खोजने के लिए संघर्ष करता रहता है, उसके बारे में है। इस पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। जेसीबी के संस्थापक जोसेफ बैमफोर्ड ने डिजिटल माध्यम से जो है ना ये वाला अवार्ड इन्हें दिया है। अगला जो क्वेश्चन है वो प्रतिष्ठित सुमित्रा चरित्र राम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है उमा शर्मा को। ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का, वो बिल्कुल ठीक है। भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य क्षेत्र में इनके योगदान के चलते हुए सुमित्रा चरित्र राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल करण सिंह और सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान ने इनको ये अवार्ड दिया है। इनको पहले ही भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के चलते हुए पद्म भूषण से भी सम्मानित ऑलरेडी किया जा चुका है। श्री राम भारतीय कला के द्वारा ये अवार्ड जो है ना इनको दिया गया है, तो ये याद रखना। और मैं आपको बता देता हूँ, श्री राम भारतीय कला ने जो है ना लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए अवार्ड की शुरुआत साल 2010 के अंदर की थी। इसका उद्देश्य है श्रीमती सुमित्रा चरित्र राम 1914 से जो 2011 तक रही है, स्वतंत्रता के बाद भारत में सांस्कृतिक पुनरुद्धार के लिए काम किया था, इसीलिए उन्हीं की योगदान में दिया जाता है। पहली बार ये कथक नृत्य के अग्रणी पंडित बिरजू महाराज को दिया गया था। उसके बाद और बहुत तमाम हस्तियों को जो है ना ये अवार्ड ऑलरेडी दिया जा चुका है, जिसमें से पंडित जसराज, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, श्रीमती गिरिजा देवी, उस्ताद अमजद अली खान, सोनल मान सिंह, इसके अलावा श्रीमती कुमुदनी लखिया, श्री मायाधर राउत, किशोरी आमेनकर, बहुत सारे प्रसिद्ध हस्तियों को ये दिया जा चुका है संस्कृति के लिए। चलिए इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? बताना विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।